हेलो बच्चों, आज हम समास पढ़ेंगे। समास शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है जिनसे कुछ शब्दों के जोड़ने से समास बनाए जाते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप और अपनी बात को संक्षिप्त रूप में कहना समास प्रक्रिया कहलाता है। समास शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। समास प्रक्रिया कहलाता है। समस्त पद, समास में दो पद होते हैं, ठीक है। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है और इन दोनों पदों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है जिसे हम समस्त पद कहते हैं। माफ कीजिए, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, समस्त पद कहते हैं आता है, ठीक है। तो समस्त का मतलब क्या है, यानी सभी चीज़ों को एक साथ रखना समस्त पद कहलाता है। जैसे अब पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व का मतलब होता है पहले। अब पूर्व पद की बात है तो यहाँ पर जैसे काली है, नीली है, ये क्या है, पूर्व पद। और उत्तर पद यानी मिर्च, गाय, ये उत्तर पद है। अब हमने इन दोनों को जब जोड़ के लिखा तो क्या बन गया, काली मिर्च और नीली गाय। यानी कि सभी चीज़ों को जब हम एक साथ जोड़ कर लिखते हैं तो वो हमारा समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास का मतलब आप सभी जानते हैं, समास का मतलब होता है संक्षेप में कहना। लेकिन जब हम उस समास को विग्रह करते हैं यानी खंड कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता, विग्रह कहलाता है। जैसे हमने समस्त पद लिखे कुछ नीचे, नीली गाय है, सप्ताह है, यश प्राप्त है, दही बड़ा है, अंशुमाली है। अब इसमें समास विग्रह किया, नीली है जो गाय, ठीक है। अब नीली गाय एक समस्त पद था लेकिन हमने इसको विग्रह कर दिया, खोल के बताया। नीली गाय कौन है, जो नीले रंग की है। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। दही बड़ा यानी दही में डूबा हुआ बड़ा। अंशुमाली यानी अंशु है माला जिसकी। यानी अब हमने उसे अलग अलग करके उस पूरे अर्थ को कि नील गाय का मतलब क्या होता है, सप्ताह का मतलब क्या हुआ, यश प्राप्त कैसे लिखा गया, दही बड़े का अर्थ क्या हुआ, अंशुमाली का क्या अर्थ हुआ, उसका विग्रह करके हमने संपूर्ण तरीके से बता दिया। और जब हम किसी चीज को खंड करके लिखते हैं, विग्रह कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है समास विग्रह। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद, वैसे समास के 6 भेद ही माने जाते हैं, लेकिन कुछ पुस्तक में जो कुछ पुस्तक हैं उनके अंदर समास के 4 भेद बताए हैं और तत्पुरुष के 2 भेद बताए हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष और बहुब्री। या आगे पीछे हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमें ये याद रखना है कि समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री। और तत्पुरुष के 2 होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगुण समास, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जरा इनको पढ़ने से पहले हम 2 चीज़ों को भी जान लेते हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, उपमेय और उपमान। उपमेय जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चंद्रमुख यानी चंद्रमुख। अब यहाँ 2 शब्द हैं, एक है चंद्र और दूसरा है मुख। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इसका विग्रह कर दिया और समस्त पद क्या था, चंद्रमुख। अब यहाँ पर उपमेय शब्द कौन सा है, तो यानी कि किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए, यानी उपमेय का अर्थ होता है किसी साधारण। मुख जो है यहाँ पर उपमेय, क्योंकि मुख यानी मुंह, और मुंह तो सबके पास है, जानवर हो, इंसान हो, हर एक प्राणी के पास एक मुख है, ठीक है। तो मुख यहाँ पर बहुत है, तो यहाँ उपमेय क्या हो गया, मुख है। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है। अब तुलना किससे की है, मुख की, चंद्रमा से की है, तो यहाँ पर उपमान क्या है, चंद्रमा है। तो जब मुख की चंद्रमा से तुलना की जाती है तो चंद्रमा यहाँ पर उपमान है। अब उपमान का अर्थ क्या हुआ, जब किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वह उपमान कहलाता है। उपमेय का अर्थ साधारण वस्तु से होता है और उपमान का अर्थ लोक प्रसिद्ध वस्तु से होता है। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा हो
और उत्तर पद प्रधान हो। अब पहला पद जो इन्होंने बताया है वो संज्ञा। अब संज्ञा कैसे, जैसे अब है ऋण, ग्रह, जीवन, यानी संज्ञा में क्या आता है, वस्तु भी आती है संज्ञा में, भाव भी संज्ञा में आते हैं, किसी जगह स्थान का नाम भी संज्ञा में आता है। तो वो सारे जो पहला पद यानी संज्ञा हो और दूसरा पद प्रधान, प्रधान यानी मुख्य जो हो गया। पहले पद की इतनी वैल्यू नहीं है, वो गौण हो गया, क्योंकि दूसरा उत्तर है, उत्तर पद जो है वो प्रधान माना गया है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दो पदों के बीच इसमें सबसे मेन जो समझने वाली चीज है वो यही है कि तत्पुरुष समास के अंदर जितने भी हमारे कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, और जब उनका हम विग्रह करते हैं तो उन कारक चिन्हों को लिख देते हैं। ठीक है, अब एक नोट और देखिए, मेन चीज यहां पर यह है कि तत्पुरुष समास के अंदर विग्रह में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक सभी कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब यानी कि हमारे कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहला कौन सा है, हमारा कर्ता कारक, और लास्ट कौन सा होता है, हमारा संबोधन। तो पहला कर्ता कारक यानी कि किसी कर्ता को संबोधित करता है, और संबोधन भी किसी कर्ता को। लेकिन हम संबोधन में क्या करते हैं, किसी कर्ता को हम कर्ता के नाम से ना बुलाकर अरे, हे, ठीक है, हे रामा, अरे, ये सारे नाम बुलाते हैं ना, तो वो हमारे होते हैं संबोधन। यानी हम किसी के नाम को ना बुलाकर उसे अरे करके, बच्चे क्लास में बोलते हैं ना, अरे यार, अरे, ओए, तो वो जो वर्ड्स हैं यानी कि जो शब्द हैं वो हमारे जो है वो संबोधन होते हैं। ठीक है, नाम ना लेकर किसी को ऐसे ही बुला लेना, वो हमारे संबोधन कारक होते हैं। तो ये दोनों हमारे पहला और आखिरी, ये हमारा तत्पुरुष समास के अंदर प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जितने भी समास है वो हमारे तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे देखिए कुछ हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे समस्त पद है, विग्रह, कारक चिन्ह और तत्पुरुष। अब समस्त पद में यश प्राप्त है, भुखमरा है, पाठशाला है, तो हमने ये पूरे 6 लिखे हैं क्योंकि हमारे 6 समास आ रहे हैं, 8 में से 2 कट गए, पहला और आखिरी, तो अब हमारे 6 समास बचे, 6 हमारे कारक बचे। ठीक है, अब हम उन्हीं 6 कारकों को देखेंगे कि किस तरह से तत्पुरुष समास के अंदर प्रयोग किया जाता है। यश को प्राप्त, विग्रह किया, भूख से मरा, पाठ के लिए शाला, ऋण से मुक्त, ग्रह में प्रवेश, जीवन का साथी। अब यश को प्राप्त, यहां पर क्या है, कारक चिन्ह को है। अब यश क्या है, यश को प्राप्त करना, यानी कि यदि कोई व्यक्ति यश प्राप्त करता है तो उसके लिए बहुत कर्म करना, किसी को ऐसे ही यशस्वी नहीं बनता है कोई, उसको यश ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। भूख से मरा, अगर वह व्यक्ति मरा है तो किससे मरा है, भूख से मरा है। और जब किसी कार्य के लिए हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वो करण कारक में आता है। जैसे आपने बचपन से ही सुना है ना, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। ठीक है, अब राम ने रावण को किससे मारा, धनुष बाण से मारा। तो यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो करण से कारक में आता है। अब आगे है पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यहाँ पर के लिए है कारक चिन्ह। संप्रदान, संप्रदान कारक के अंदर हम किसी चीज को प्रदान करने के अर्थ में लेते हैं। अब ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से, अब से का करण में यानी कि हम किसी चीज को किस मतलब चीज से प्रयोग कर रहे हैं वो चीज होती है, लेकिन अपादान कारक में अलगाव होता है, पृथकता होती है, यानी अलग होना होता है। ठीक है, तो ऋण मुक्त यानी वह अब ऋण यानी टैक्स से, कर से वो मुक्त हो चुका है, अब उसका उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ उसका वहाँ से अलगाव हो गया है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश, यहाँ पर में कारक चिन्ह आया, तो में कारक चिन्ह आने से यहाँ पर अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक जो है वो हमारा स्थान को संबोधित करता है। ठीक है, जीवन साथी, जीवन का साथी, और यहाँ पर जो है का जो है कारक चिन्ह है, यहाँ पर संबंध कारक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार तत्पुरुष समास के अंदर हमारी ये जो 6 कारक चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं के आधार पर विग्रह करते हैं, और समस्त पद लिखते समय इनका लोप हो जाता है कारक चिन्हों का। ठीक है, अब आगे हमारा है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पद परस्पर विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान से संबंध रखते हैं वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब जैसे
हमने अभी उपमेय उपमान के बारे में पढ़ा और विशेषण विशेष्य के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जैसे रंग बिरंगे पेड़, तो पेड़ क्या है यहाँ पर विशेष्य, मगर उनकी विशेषता क्या है कि वो रंग बिरंगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य हो गया। अब कुछ हमने उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। देखिए, पहला समस्त पद। अब आप सभी समझ गए होंगे कि समस्त पद में यानी कि पूरे सभी शब्दों को एक साथ मिलाकर रखना समस्त पद है। विशेषण विशेष्य और विग्रह। अब महादेव है तो विशेषण क्या है इसमें, महा से महान बन गया, और विशेष्य क्या है, देव। जो देव है वो कैसे है, महान है, महान है जो देव, विग्रह हो गया। नीलकंठ है यानी जो कंठ है यानी गला जो है वो कैसा है, नीला है। उस कंठ की विशेषता क्या है, नीला होना। ठीक है, तो नील मीन्स हो गया नीला। काली मिर्च यानी मिर्च जो है यहाँ पर एक विशेष्य वस्तु है, और यहाँ पर जो उसकी विशेषता क्या है वो काले रंग की है, तो काली है जो मिर्च। इस तरह से हमारे विशेषण विशेष्य। अब यहाँ हमारी समझने वाली बात ये है कि हमें ये याद रखना है, जब भी कर्मधारय समास का हम विग्रह करेंगे तो हमें है जो करके उसका विग्रह करना होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं में ही हम करते हैं जिसमें विशेषण विशेष्य होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में हमारे कारक चिन्ह को लगाकर विग्रह होता है। तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जब तत्पुरुष समास का विग्रह होगा तो हमारा कारक चिन्हों के द्वारा विग्रह होता है, और जब हमारा कर्मधारय में विशेषण विशेष्य शब्द आते हैं तो हमारा है जो करके विग्रह किया जाता है। अब आगे देखिए कुछ उदाहरण। समस्त पद। समस्त पद, ठीक है, कमल नयन, पुरुष सिंह और चंद्रमुख। अब इसमें देखिए उपमेय उपमान है। उपमेय क्या है, अब कमल नयन में नयन क्या होता है, आंखें, और हमने क्या बताया था, जब किसी साधारण वस्तु की तुलना की जाती है किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु से तो वह हमारा उपमेय उपमान होता है। तो यहाँ साधारण वस्तु क्या है, नयन भी साधारण है, पुरुष भी साधारण है, मुख भी। ठीक है, लेकिन कमल है, सिंह है, चंद्र है, ये हमारी क्या है, लोक प्रसिद्ध वस्तु हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, हमारे उपमान हो गए। अब हमें देखना और समझना ये है कि इनका विग्रह कैसे हुआ। इसलिए जब भी अगर किसी कर्मधारय समास के जो शब्द होते हैं और उसमें यदि उपमेय उपमान आता है तो उसका विग्रह करते समय हमें के समान या के रूपी करके विग्रह करना होता है। जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन, इस तरह से करके। या फिर कमल के समान नयन, सिंह के समान पुरुष, चंद्रमा के समान मुख, विद्याधन होता तो विद्या रूपी धन, तो रूपी करके और के समान करके अगर समास होता है तो वह हमारा कर्मधारय समास होता है, और ये इसके विग्रह की पहचान भी है। ठीक है, अब है हमारा दुघी समास। दुघी समास, जैसे कि दुघी शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि दुघी का अर्थ होता है दो गायों का समूह। अब दुघी समास के अंदर हमारा जो पहला पद होता है समस्त पद का वो संख्यावाची होता है, यानी जिसमें हमारे जो कहें हम कि संख्या होती है, काउंटिंग होती है, और विशेषण होता है। और समस्त पद पूरे समूह का बोध कराता है, यानी कि जो हमारा जो समस्त पद, अब जैसे हम पढ़ेंगे शताब्दी है, पंजाब है, नवरत्न है, तो हमें कहीं ना कहीं इनसे ये पढ़ने पर पता लग रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं बहुत संख्या को संबोधित करा रहे हैं, हमें एक समूह की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ समस्त पद भी दे रखे हैं उदाहरण के तौर पर, उसका विग्रह भी बताया है। जैसे बच्चों यहाँ जो दो है वो दो पहर होगा। ठीक है, तो दो पहर यानी दो पहरों का समूह। शताब्दी यानी 100 अबद, अबद का मतलब होता है वर्ष, 100 वर्षों का समूह। पंजाब यानी 5 आबों का समूह, आब मीन्स होता है नदी। ठीक है, अब नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो अब आपने देखा ना, इसमें समूह भी कर सकते हैं हम, समाहार भी कर सकते हैं। जैसे दशानन आ गया तो 10 आननों का समाहार, यानी उसके 10 मुख हैं। आनन का मतलब होता है मुख से। ठीक है, तो इस तरह से हम जैसे अगर कहें कि चौमासा यानी 4 मासों का समूह, या फिर हम ये कहें चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर समस्त पद के अंदर यहाँ पर संख्यावाची होते हैं, और इसका विग्रह करते समय हमें समूह या समाहार का प्रयोग करना होता है। अब हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व, जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है द्वंद्व, यानी द्वंद्व का अर्थ ही होता है एक दूसरे के खिलाफ होना। कहते हैं ना कि उन दोनों जनों में बहुत द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर इसी चक्कर में, क्योंकि जब दो शत्रुओं में आपस में लड़ाई होती है तो कोई भी अपने आप को कम तो समझता नहीं है। सामने वाला कहता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, और उसके सामने अपोजिट में जो होता है वो भी सोचता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो होता कोई नहीं है जबकि। और
जबकि अपने आप को वो ये समझते हैं कि हम दोनों ही, मतलब मैं ताकतवर हूँ, वो, ठीक है, और यही गलतफहमी उनमें रहती है। तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति बनती है। तो सेम यही द्वंद्व का अर्थ है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों के बीच में तथा, और, या, अथवा आदि किसी योजक का लोप हो। अब देखिए, योजक को हम दो अर्थों में लेते हैं। एक साइन होता है, डैश का साइन डालते हैं हम छोटा सा दो शब्दों के बीच में, जैसे हमने नीचे भी डाल रखा है, खट्टा मीठा, ठंडा गर्म, भाई बहन, हार जीत। तो यहाँ जो ये डैश का साइन है वो हमें चिन्ह के रूप में बोलते हैं हम, योजक चिन्ह। लेकिन जब हम या लिखते हैं, तथा लिखते हैं, और लिखते हैं, अथवा लिखते हैं, तो वो हमारा योजक शब्द होता है। ठीक है, तो किसी योजक का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में लुप्त योजक को दिखाया जाता है। लुप्त योजक यानी कि जैसे हार जीत लिखा है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पर जो योजक शब्द है या योजक चिन्ह है वो लुप्त है। ठीक है, खट्टा मीठा, उसके अंदर भी योजक शब्द लुप्त है। लाभ हानि भी योजक शब्द लुप्त है। अगर कई बार हमने बुक्स में देखा आजकल इकट्ठा लिखा होता है, तो आजकल का ये जो योजक शब्द है, जबकि आज और कल दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, और उनके बीच में जो योजक शब्द होता है उसका लोप होता है। लेकिन वही बात है ना, दोनों अपने आप को समान समझते हैं, कोई भी एक दूसरे को कम नहीं समझता इसमें। तो इसके इसीलिए हमने कुछ उदाहरण देखिए, हार जीत, हार या जीत, लाभ हानि, लाभ या हानि, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, भाई बहन, भाई और बहन, हार जीत, हार और जीत। अब देखिए, हार जीत ऊपर भी है, हार जीत नीचे भी है। अगर ऊपर हार और जीत एक साथ लिखा है, बीच में योजक चिन्ह नहीं लग रहा है, ठीक है, अब चिन्ह नहीं लगने से हम ये नहीं समझेंगे कि एक ही शब्द है। हमें ये कभी कभी ऐसे आता भी है टेस्ट में या किसी में, बुक्स में भी होता है, पेपर में भी आता है। तो हमें इस बात को ये समझना है अपने आप से कि अगर एक साथ लिखा है और उसमें यदि योजक चिन्ह नहीं है, तो हमें उसको अपने आप समझना है कि भाई इसके अंदर दो शब्द हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। तो हमें उसको समझ के उसका विग्रह हमें द्वंद्व समास के आधार पर करना होगा। अब आगे देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंदर अव्यय क्या होते हैं, हमारे अव्ययकारी शब्द होते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय होता है वही प्रधान होता है, तथा अव्यय की प्रधानता के कारण पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखो, अव्यय शब्द वे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो हर एक परिस्थिति में समान ही रहता है। ठीक है, अब जैसे समस्त पद में हमने कुछ उदाहरण दिए, यथाशक्ति, अजन्म, हाथों हाथ, बे नाम, अमरण। ठीक है, अब यथाशक्ति का हमने विग्रह करा शक्ति के अनुसार, अजन्म यानी जन्म भर, हाथों हाथ यानी हाथी हाथ में, बे नाम यानी बिना नाम का, अमरण यानी मरण तक। और फिर हम यथा समय बोले तो समय के अनुसार हो गया, बातों बात यानी बात ही बात में, बेखबर यानी बिना खबर के, बेखटक बिना खटके। तो इस तरह से जो हमारे शब्द होते हैं जिसमें बे आ जाए या यथा आ जाए या अ आ जाए, तो ये हमारे क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, उससे ही हमें समझ में आता है कि ये अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल अलग होते हैं अव्ययी भाव समास सबसे, ठीक है, और बड़े आसानी से आते हैं। तो हमें बस ये समझना है कि इसका जो पहला, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, एक यथा है और एक शक्ति है। शक्ति को तो हम कई तरह से बदल देते हैं, शक्तियाँ हो जाता है, शक्तियाँ हो जाता है, शक्ति हो जाता है, लेकिन यथा को तो नहीं बदलते हम। हो जाता है अजन्म, ठीक है, अ इसमें अव्यय है, जन्म है, हाथों हाथ, बे का मतलब बिना से होता है, ठीक है, अमरण का मरण तक होता है, इस तरह से। तो अव्ययी भाव समास हमारे अविकारी शब्द होते हैं और इनका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, और पहला पद अव्यय होने के कारण इसका जो समस्त पद है वो अव्यय का ही रूप धारण कर लेता है, यानी कि उसमें अव्यय की प्रधानता आ जाती है पूरे पद में। ठीक है, अब है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, अर्थात दोनों पद गौण हो। अब इसमें कैसे, जैसे नीचे दे रखा है पीताम्बर, पीत और अंबर, ठीक है। अब पहला पद क्या है इसमें, पीत, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, तो पीत अंबर यानी पीतांबर। तो दो पद हो गए इसके अंदर, लेकिन अब हमने डेफिनेशन में क्या बोला, इसके कोई भी पद प्रधान ना हो, अर्थात दोनों पद गौण हो, और गौण का अर्थ होता है जिसमें कम महत्व हो जिसका, ठीक है, गौण का मतलब होता है जिसका कम महत्व हो, और अन्य पद प्रधान हो, यानी कि जो दो पद दे रखे हैं पीतांबर, इनका कोई महत्व नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसका जो एक अन्य पद जो होगा उसकी बहुत प्रधानता होती है, यानी इसका जो अन्य पद है वो प्रधान होता है।
उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये वे शब्द हैं जो आप योग ऋण में पढ़ते हैं। योग ऋण शब्द वे होते हैं जब दो शब्दों के योग से बनता है लेकिन उसमें दोनों पद समान ना होकर किसी तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है, वो हमारे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। वही आपको योग ऋण बहुव्रीहि में पढ़ने होते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। पीतांबर, तो पीला है अंबर जिसका। अब यहाँ पर हमने पीला है अंबर जिसका लिख दिया विग्रह करते समय, लेकिन जब तक हम इसको एक तीसरा नाम नहीं देंगे कृष्ण, तब तक यह हमारा बहुव्रीहि समास नहीं कहलाएगा। तो अब किसकी यहाँ पर प्रधानता हो गई? कृष्ण की प्रधानता हो गई। यहाँ पर दशानन, दश है आनंद जिसके, तो यहाँ पर दश है आनंद जिसके यानी रावण, तो यहाँ पर दशानन की नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमने रावण लिखा है तीसरा अन्य पद, उसकी प्रधानता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ नीला और कंठ प्रधान ना होकर पहला दूसरा पद, तीसरा पद जो शिव लिखा हमने वो प्रधान हो गया। इसी तरह से चक्र है, चक्र को धारण करने वाला विष्णु लिखा, विष्णु की प्रधान हो गया। गिरिधारी हो गया, गिरि को धारण करने वाला यानी पर्वत, गिरि गोवर्धन पर्वत को यानी कृष्ण हो गया। लंबोदर यानी लंबा है उदर, उदर मीन्स होता है पेट, ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका यानी गणेश। घनश्याम, घनश्याम यानी घन के समान है जो श्याम, ये कृष्ण हो गया। षडानन यानी षड यानी 6 है आनंद जिसके कार्तिक है। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है। सिर्फ अब एक चीज में बाकी रह गई कि हमें क्या समझना है। देखिए पीतांबर भी आया, दशानन भी आया, तो हमारा जो कर्मधारय समास होता है और हमारा द्विगु समास होता है वो भी बहुव्रीहि के अंदर उसके भी शब्द आते हैं, लेकिन सबका विग्रह अपने अपने तरीके से। यदि आप पीतांबर का करते पीला है जो अंबर, तो वो आपका कर्मधारय होता, लेकिन आपने यहाँ करा पीला है जो अंबर, पीला है अंबर जिसका कृष्ण, तो ये आपका बहुव्रीहि समास चला गया। अगर आप दशानन को करते कि दश है आनंद जिसके, तो इसमें तीसरा पद लिखा आपने रावण, यहाँ पर बहुव्रीहि बन गया। अगर आप कहते 10 आननों का समूह, तो आपका वो द्विगु समास, यानी आपके विग्रह के आधार पर आपका जो है समास पहचाना जाता है। आप जिस तरह से विग्रह करेंगे वैसे ही आपका समास की पहचान की जाएगी। द्विगु समास के आधार पर करेंगे तो द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास के आधार पर करेंगे तो कर्मधारय होगा, और बहुव्रीहि के आधार पर करेंगे तो बहुव्रीहि